अकबर सभी धर्मों को समान रूप से आदर करता था। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार था। अकबर ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का मूर्ति का अंकन करवाया था। अकबर ने जो सिक्का चलाया था उसमें राम और सीता के क्या हुआ करते थे, मूर्ति हुआ करते थे। देखो, अकबर ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति उदार था, बल्कि अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार था। अकबर के दरबार में एक जैन साधु रहा करते थे जिनका नाम था हरिविजय सूरी। तो अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। एक और जैन साधु थे जिनका नाम था जिनेंद्र सूरी। अकबर ने जिनेंद्र सूरी को जगत प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर सिखों के प्रति भी समान आदर रखता था। अकबर ने सिख गुरु रामदास को अमृतसर में 400 बीघा जमीन भूमि दान में दी थी। और आज में सिखों का जानते हो ना, सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान कौन है? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का कौन मंदिर? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर वही स्थापित किया गया है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना सिख गुरु रामदास ने किए हैं और वही है जो भूमि किसके द्वारा दान में दी गई थी? अकबर द्वारा दान में दी गई थी। अकबर चित्रकारों का भी बहुत बड़ा आदर करता था। अकबर के दरबार में अबुल हसन नामक चित्रकार था जिसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। कौन कलम की उपाधि दी थी? सीरी कलम के। अकबर के दरबार में एक कश्मीर का बहुत बड़ा था जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन अली नाम था उसका। अकबर ने उन्हें जड़ी कलम की उपाधि दी थी। वह कभी ग्रंथों का शोध करता था, सभी ग्रंथों का बहुत अच्छा से ग्रंथ का करता था। पूरा नाम था उसका मोहम्मद हुसैन क्या था? कश्मीरी था, जिसका उन्होंने उपाधि दी थी किस कलम का? उन्हें उसको उपाधि दी थी उसने किस कलम का? जरी कलम का। किस कलम का उपाधि दिया था? जरी कलम का। अकबर के समय में 2 अंग्रेज व्यापारी भारत का भी यात्रा किए थे। पहला अंग्रेज व्यापारी का नाम था फिंच और दूसरा अंग्रेज व्यापारी का नाम था मिंडे हॉल। अगर आपसे पूछे कि अकबर के शासनकाल में किन 2 अंग्रेजों ने भारत की यात्रा किया है तो उसका याद होगा, एक का नाम था फिंच और दूसरे का नाम था मिंडे हॉल नाम था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई है। मनसब का मतलब होता है जागीर। अकबर क्या करता था कि अपने सैनिकों को एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित मनसब दे दिया करता था, एक जागीर दे दिया करता था और उन मनसबदारों को निश्चित संख्या में अपना सैनिक रखना पड़ता था। जैसे 5000 है तो 5000 रखना पड़ता था। 10,000 का मनसबदार है तो उसे कितने सैनिक रखने पड़ते थे? 10,000 सैनिक। और उसी के अनुपात में संख्या में क्या रखने पड़ते थे? अश्व रखने पड़ते थे। टोडरमल का नाम उल्लेख आया है, अगले वीडियो में मैं किया हूँ और यह भी बताया हूँ कि टोडरमल था वह अफगानी था और शेरशाह के दरबार में रहता था। लेकिन शेरशाह के मृत्यु के बाद वो अकबर के दरबार में आ जाता है और अकबर ने टोडरमल को वित्त मंत्री बनाया है। टोडरमल वित्त मंत्रालय को ही नहीं संभालता था, बल्कि टोडरमल जो था उसने कई प्रणालियों का जन्म दिया है। जब्ती प्रणाली का जन्म दिया है, आईने दहसाला, सब भूमि से संबंधित प्रणाली है, आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की है। और एक जरीब प्रणाली है, जरीब प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने ही किया है, लेकिन जरीब प्रणाली की शुरुआत अकबर के समय में नहीं, इससे पहले किसके शासनकाल में हुआ है? शेरशाह के। अगर पूछा जाए कि जरीब प्रणाली की शुरुआत किसने किया था तो हम बोलेंगे किसने? शेरशाह के शासनकाल में टोडरमल के दिमाग का उपज था। और जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? अकबर द्वारा किया गया है। अबुल हसन इतना उच्च कोटि का चित्रकार था कि अकबर जो टकसाल बनाता था उसका प्रधान उसने अबुल हसन को ही रखा था। और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना हिंदुओं को तहजीब दिया, हिंदू देवी देवताओं को इतना आदर किया कि उसने अपने सिक्कों पर भगवान राम और माँ सीता की मूर्ति का क्या करवाया था? अंकन करवाया था। कन्फर्म हो? अब देखो, भूमि पैमाइश की प्रणाली में बोल रहा हूँ, भूमि पैमाइश की जितनी भी प्रणाली है सब में सबसे अधिक देन किसका होता है? टोडरमल का ही देन था। और
मुगल कालीन भूमि, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिए और आप मार्क करते जाएगा। मुगल काल में भूमि की श्रेणियाँ कितनी होती थी? तो मुगल काल में भूमि की श्रेणियाँ थी, एक का नाम था पोलज, दूसरा था चाचर, तीसरा था परती और एक था बंजर। पोलज वैसी भूमि को कहा जाता था जिस पर नियमित रूप से खेती किया जाता था, या ऐसी भूमि जो उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे या जो उपजाऊ हुआ करते थे। चाचर वैसी खेती को किया जाता था जो 4 वर्षों तक उसको परती छोड़ दिया जाता था ताकि उसमें फिर उपज शक्ति आ सके, उपजाऊ शक्ति आ सके और उसको फिर से क्या किया जा सके, खेती किया जा सके। परती हम वैसे को कहते थे जिसको 1 साल के लिए क्या छोड़ दिया जाता था। आज गांव घरों में छोड़ा जाता है ना, 1 परती क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि खेती की उपजाऊ शक्ति अगर नष्ट हो जाती है, उर्वरा शक्ति अगर नष्ट हो जाती है तो 1 साल छोड़ने के बाद उसमें पुनः उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो उसने किस परती वैसे है जो छोड़, चाचर को कितने साल प्रतिवर्ष पोलज 4 साल छोड़ा जाता था, चाचर 1 साल छोड़ा जाता था, वैसी भूमि को क्या कहा जाता था, परती। और जो जिस पर खेती की ही नहीं जा सकती थी उस खेती को क्या कहा जाता था, बंजर। मुगल काल में एक प्रकार का और खेती का जिक्र किया जाता है जिस खेती को हम लोग खालसा खेती कहते हैं या खालिसा खेती कहते हैं। खालिसा खेती उसको खेती को कहा जाता था कि जिस खेती पर किसी का खेती है और उसका कोई वारिस नहीं हो, तो वैसी खेती को राजा अपने कब्जे में ले लेता था या राजा का हो जाता था। तो ऐसी खेती को हम लोग कौन भूमि के नाम से जानते थे, खालसा भूमि के नाम से जानते थे। देखो, मुगल कालीन या अकबर कालीन कर कितने प्रकार के होते थे? तो मुगल कालीन या अकबर कालीन कार, ये सब मुख्य बिंदु है जो आपको याद करना है और सबसे संबंधित प्रश्न इसी चीज से पूछता है। जैसे कुछ हम कर का नाम पहले भी उल्लेख किए थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ जजिया कर, जकात बोल रहा हूँ, खैराज बोल रहा हूँ, उस्र बोल रहा हूँ, ठीक है, खम्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, खम्स बोल रहा हूँ। ये सब करों का प्रकार किस प्रकार का प्रकार होता था ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो मुगल काल में टैक्स जो होता था वो मुख्य तरह से 5 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खैराज भूमि कर था जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। उस्र भी भूमि कर था जो किससे लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था। और खम्स हम वैसे कर को करते थे कि जहां राजा के सैनिक कहीं पे चढ़ाई करते थे और जो उसके द्वारा लूटा हुआ धन होता था तो उसमें से लूट का कुछ हिस्सा राजा को दे दिया जाता था और बाकी राजा उसमें से कुछ सैनिकों को दिया जाता था। लूट के धन में जो राजा या राज्य का हिस्सा होता था उसे हम लोग क्या कहते थे, खम्स के नाम से जानते थे। कन्फर्म हो? देखो, अगर मैं अकबर की चर्चा कर रहा हूं तो एक युद्ध का चर्चा किए बिना अकबर का इतिहास को जानना बेमानी होगा। एक युद्ध है जो अकबर ने लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार तो जरूर होती है। आमने सामने की, बिल्कुल अगर पूछे कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई कौन लड़ी गई थी तो उस लड़ाई का नाम था, कौन लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध था। उसमें एक तरफ अकबर की सेना थी तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। अकबर की सेना का नेतृत्व एक हिंदू कर रहा था, एक हिंदू सेना नायक कर रहा था जिसका नाम था, बताए थे, याद आ रहा है, वो अकबर के मान सिंह था। हिंदू राजा का नाम था मांगखी और राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति कर रहा था जिसका नाम था हकीम खान। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार तो जरूर हो जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक है जिसने अकबर के अधीनता को अपने ताउम्र, अपने जिंदगी भर कभी स्वीकार नहीं किया था। जब भी मैं मुगल साम्राज्य की चर्चा करता हूं तो एक व्यक्ति को मैं चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि हकीम खां एक ऐसा व्यक्ति है जिसे शायद इतिहासकारों ने भुला दिया है या जिसके साथ नाइंसाफ़ी किया गया है।
हकीम खां महाराणा प्रताप का वैसा सेनापति था। जानते हो बच्चों, जब हकीम खान मरा था ना, तब भी उसके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी और हकीम खां को तलवार सहित जमीन में दफन किया गया था। एक ऐसा योद्धा जिसे तलवार सहित जमीन में दफन किया गया है, उस योद्धे का नाम क्या था? हकीम खान था। और आज हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, इतिहास पढ़ो और इतिहास को गहराई से, अगर हकीम खां को इसलिए नज़रअंदाज किया गया है हिस्ट्री में कि क्योंकि वह मुसलमान था, तो ये गलत है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हम लोग भारत के लिए प्रथम आहुति देने वाला परमवीर चक्र, जानते हो, ऐसा नहीं हो कि एक दिन हम अब्दुल हमीद को भी इतिहास के पन्नों से मिटा दें। ये हमारे थाती हैं, ये हमारे आदर्श हैं। अगर जिस दिन हम इन्हें भूल जाएंगे ना, जिस दिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे ना, उस दिन हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। एक बार जब एक अंग्रेज ने विवेकानंद से कहा था कि मैं भारत से सारा चीज़ ले कर चला जाऊं और केवल एक चीज़ बोलूं कि छोड़ दूं, तो तुम क्या छोड़ना पसंद करोगे, क्या लेना पसंद करोगे? तो विवेकानंद ने कहा था कि अगर तुम भारत से सारे चीज़ों को लूट कर ले जाना, अगर छोड़ना होगा ना, तो भारत की केवल संस्कृति और साहित्य को छोड़ देना। ऐसा भारत मैं 100 बार बना लूँगा। तो अगर इतिहास लापरवाही किया है, अगर इतिहास दोगलापन किया है, या इतिहास ने ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान चरित्र वाले व्यक्ति जिसका नाम हकीम खां था, अगर इतिहास इसे सिर्फ जात के लिए भुलाने का प्रयास किया है, तो ये इन इतिहास के साथ नाइंसाफी होगा। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। अकबर को अतिसार नामक एक बीमारी होती है और अतिसार नामक बीमारी के कारण अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर को दिल्ली के निकट एक जगह है सिकंदरा, जहां अकबर को कहाँ दफन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा या किस जगह पर है? सिकंदराबाद में है। कल मैं मुग़ल साम्राज्य का 5वां पार्ट से स्टार्ट करूँगा जहांगीर से।